टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीरी व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अश्विनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म NCERT फाउंडेशन एकेडमी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो का खूब अच्छी तरीके से आनंद उठा रहे होंगे। तो जैसा कि हम बता दें आप लोगों को कि आपकी जो NCERT कोर्स की फर्स्ट क्लास आप तक पहुंच गई होगी और उस फर्स्ट क्लास में हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर को हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे, तो उसका फर्स्ट पार्ट वो हम आप तक पहुंच गया है। आज उसी चैप्टर की सेकेंड पार्ट लेकर हम आए हैं। तो चलिए आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम सारी जितनी भी कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट और जितनी भी फैक्चुअल बातें हैं सब का सब समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकांश बच्चे को लाभ मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके चैप्टर का नाम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है और हमने बताया था कि चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि इस चैप्टर में हम लोग जो मेजर पोर्शन है सोलर सिस्टम और अर्थ इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो हमने ये भी बताया था कि इसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, तो आज उसी सेकेंड पार्ट को लेकर आए हैं और उसी पार्ट में आज हम उस मेजर पोर्शन को कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया था एक फिगर के माध्यम से एक सामान्य परिचय देते हुए कि जैसे कि हम और आप एक गोले पे निवास करते हैं। अगर इसमें हम और आप है तो हम और आप एक गोले पे निवास करते हैं और उस गोले का क्या नाम है? अर्थ। उस गोले का नाम है अर्थ और हमारा अर्थ जो है किसी न किसी फैमिली का मेंबर है और उस फैमिली का नाम क्या, उस सिस्टम का नाम क्या? सोलर सिस्टम। तो हमारा अर्थ सोलर सिस्टम का एक पार्ट है और सोलर सिस्टम हमने बताया था कि हमारा सोलर सिस्टम जो है एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये अगर बड़ा वाला गोला आप यूनिवर्स मान ले तो इस यूनिवर्स के अंतर्गत हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत हमारा सोलर सिस्टम है और इसी सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ भी मौजूद है और अर्थ पर हम सभी निवास करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने यूनिवर्स क्या है, इसके उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी और साथ ही साथ गैलेक्सी तथा जितनी भी इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट थी सबको हमने क्लियर करते हुए आगे बढ़ा था। आज हम जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा सोलर सिस्टम और उसके अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट है वो सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको हम क्लीन अप कर देते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम जो है यह एक परिवार है और परिवार है तो इसमें मेंबर होगा या क्योंकि मेंबर का ही सदस्यों से मिलकर ही एक परिवार का निर्माण होता है। तो सोलर सिस्टम एक फैमिली है जिसमें मेंबर के रूप में सन भी है, प्लैनेट्स भी है, सैटेलाइट है और अन्य सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्ट्रॉयड्स हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया, कॉमेट हो गया, सब मिलके फॉर्म करता है सोलर सिस्टम का। अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा द सन, 8 planets, satellite and other celestial bodies like asteroids, meteoroids, comet to form सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? तो सोलर सिस्टम जो है यह सूर्य, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, यहाँ हो जाएगा सैटेलाइट्स, उपग्रह हैं
और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज, अन्य खगोलीय पिंड जैसे एस्ट्रॉयड्स बोले तो क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉयड्स बोले तो उल्कापिंड, और कॉमेट यानी धूमकेतु, ये सब मिलके फॉर्म करता है हमारे सोलर सिस्टम का। और इस सोलर सिस्टम को हम लोग कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलर फैमिली। इसको हम लोग सोलर फैमिली भी कहते हैं, सौर परिवार। और इस सौर परिवार का मुखिया कौन है? एंड इट्स हेड, और इसका मुखिया है द सन। इस फैमिली का मुखिया कौन है? सूर्य है। तो सोलर सिस्टम क्या है? सूर्य, 8 ग्रह है, उपग्रह है, और अन्य जितने भी खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्कापिंड, धूमकेतु, और जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में पिंड है, सब मिलके क्या करता है? सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। और सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहा जाता है। और इस फैमिली का हेड कौन है? सन है। तो सोलर सिस्टम क्लियर है। अब हम बारीकी से सोलर सिस्टम का जितने भी मेंबर है, चाहे वो सन हो या प्लैनेट्स हो, सैटेलाइट्स हो, इन सब के बारे में बारीकी से कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको थोड़ा सा हम क्लीन अप कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है सन। अगला टॉपिक क्या है? सन। सन क्या है? सन के बारे में बात करें तो सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद एक गैसियस स्फीयर है। सन क्या है? सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद एक गैसियस स्फीयर है, गैस का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन कितना? 71%, हीलियम 26.5% और अदर एलिमेंट 2.5% है। तो सन क्या है? यह सोलर सिस्टम के सेंटर में उपस्थित एक गैसियस स्फीयर है, एक गैसियस स्फीयर है, और गैस का गोला है। तो इसमें कौन कौन गैस है? इसमें हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 26.5% और अदर एलिमेंट है 2.5%, ठीक है। सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद एक गैसियस स्फीयर है हमारा सन। सन की बात करें तो इसका साइज जो है ह्यूज साइज है, बहुत बड़े आकार का होता है सन, बहुत बड़े आकार का, ह्यूज साइज का। और सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट एवं लाइट है उन सब का सोर्स कौन है? सन ही है, उन सब का अल्टीमेट सोर्स है सन। तो सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी मेंबर है उन सब को जो लाइट मिलती है उसका अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन है। सन से ही सारी की सारी लाइट निकलती है। तो सोलर सिस्टम के अंदर हीट एवं लाइट का अल्टीमेट सोर्स है हमारा सन, ठीक है। फिर सन की बात करें, सन का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाता? वो कहलाता क्रोड। वो क्या कहलाता? क्रोड कहलाता सेंट्रल पार्ट, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। और सन के आउटर सरफेस की बात करें, आउटर सरफेस का टेम्परेचर हो जाता 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और फिर आगे और बात करें तो सन की बात करें तो सन जो है इसका डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है। सन का डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 टाइम्स है, यानी 110 गुना है पृथ्वी के व्यास का। फिर सन की बात करें तो सन का जो साइज है पृथ्वी के साइज का 13 लाख गुना बड़ा, अर्थात पृथ्वी का जितना बड़ा आकार है उसका 13 लाख गुना बड़ा सन का आकार है। कितना? 13 लाख गुना, ठीक। फिर सन से जो लाइट निकलती है उस लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस स्पीड से जब यह पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। और सन से अर्थ तक के बीच की जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर है सन से अर्थ की दूरी, ठीक है। फिर अगर अल्टीमेट सोर्स है सोलर सिस्टम के हीट एवं लाइट का, तो सन के पास कहाँ से लाइट आता है? तो सन के पास जो लाइट आता है, हीट आता है, उसका
सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन सन के एनर्जी का सोर्स है। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस आपस में रिएक्शन करके एक नए न्यूक्लियस का निर्माण करता है, साथ ही साथ बहुत बड़ी लार्जर अमाउंट में एनर्जी एमिट करता है, वही रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। और सेम घटना सन के साथ भी होती है। कहाँ होती है? सन के सेंटर पर। सन के सेंटर पर क्या होता है? 4 हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में लार्जर अमाउंट में एनर्जी को एमिट करता है। तो इस तरह से सन को एनर्जी भी मिलती है। और यह जो रिएक्शन हुआ, यह रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना हो गई। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पर ही सन को एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये थी सन से जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक जानकारी। अब ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं, अब फिर आगे हम बढ़ेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हाइड्रोजन यहाँ आया, हाइड्रोजन टर्म, हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। हाइड्रोजन का जो फाउंडर है यह है हेनरी कैंडविस। कौन है? हेनरी कैंडविस, सॉरी, हेनरी कैंडविस। हाइड्रोजन का फाउंडर कौन है? हेनरी कैंडविस है। और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर होता है 1। और हाइड्रोजन जो है हमारे यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है, यानी सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है हमारे ब्रह्मांड में। हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है। ठीक है, ये थी हाइड्रोजन की थोड़ी सी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, कि सेलेस्टियल बॉडीज सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात्रि के आकाश में चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं, वे सेलेस्टियल बॉडीज है। और हमने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज भी है जिसके पास अपना हीट एवं लाइट है, तो उस तरह के सेलेस्टियल बॉडीज को हमने स्टार कहा था। लेकिन प्लैनेट्स में जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा कि इसमें कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट्स कहलाएगा जिसके पास अपना हीट एवं लाइट ना हो, अर्थात वैसा सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपना हीट एवं लाइट ना हो लेकिन वह स्टार्स के ही लाइट से शाइनिंग करता हो, तो उस तरह के सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत कितने हैं? 8 प्लैनेट्स है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। और वे सारे ग्रह जो है, आठों का आठों प्लैनेट्स जो है, वे सारे प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड, यानी सन के अराउंड जो है एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते रहता है, एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते रहता है। और उसी फिक्स्ड पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, जिसको हिंदी में कक्षा कहते हैं। और यह फिक्स्ड पाथ कैसा होता है? एलोंगेटेड होता है, अर्थात दीर्घवृत्ताकार होता है। यानी कि ग्रह की कक्षाएं कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है, एलोंगेटेड होती है। तो कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत। और ये 8 प्लैनेट जो है सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते रहता है। और इस फिक्स्ड पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और वो जो फिक्स्ड पाथ है वो कैसा होता है? एलोंगेटेड, अर्थात दीर्घवृत्ताकार होता है। अब इस 8 प्लैनेट्स कौन कौन है? इसका नाम आप लोग जान दीजिए। पहला है मरकरी, सेकेंड नंबर पर वेनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स पे सेटर्न, सेवंथ पे यूरेनस, 8 पे नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स है। और साइंटिस्ट ने इसको 8 प्लैनेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इनर प्लैनेट, एक आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या? इनर प्लैनेट वैसा प्लैनेट होता है जो सन के काफ़ी नज़दीक हो, वेरी क्लोज हो। साथ ही साथ वो इनर प्लैनेट रॉक्स से मिलकर बना होता है, चट्टाने से मिलकर बना होता है। और आउटर प्लैनेट जो सन से काफ़ी दूर स्थित हो, और इस तरह प्लैनेट बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, ह्यूज साइज के। और साथ ही साथ इस तरह प्लैनेट जो है गैसेस एवं लिक्विड से मिलकर बने होते हैं, गैसेस और लिक्विड से मिलकर बनते हैं। इनर प्लैनेट कौन कौन है? ये जो आपको स्टार्टिंग में 4 प्लैनेट दिख रहा है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चारों का चारों क्या है? इनर प्लैनेट्स है। ये चारों का चारों, इसको इनर प्लैनेट्स कहा साइंटिस्ट ने। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों क्या है? इनर प्लैनेट्स है। और ये लास्ट वाला 4 जो है इसको आउटर प्लैनेट्स की श्रेणी में रखा है, आउटर प्लैनेट। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब का सब क्या? इनर प्लैनेट। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारा आउटर प्लैनेट्स है।
क्लियर है। अब हम इन 8 प्लैनेट्स को अगर हम डिस्टेंस के फॉर्म में यानी कि सन से डिस्टेंस के क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे नियरेस्ट सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो हमारा मरकरी है। सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट मरकरी है, सेकेंड नंबर पे वेनस है, थर्ड पे अर्थ है, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स्थ पे सैटर्न, सेवन्थ पे यूरेनस, ये और एट पे नेपच्यून। सबसे लास्ट में फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है। तो सन से डिस्टेंस के क्रम में इसको अगर अरेंज करेंगे तो सबसे नजदीक स्थित जो हमारा प्लैनेट है वो है मरकरी, सेकेंड पे वेनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स्थ पे सैटर्न, सेवन्थ पे यूरेनस और एट पे नेपच्यून है। ठीक है, अब ये तो डिस्टेंस की बात है। अगर इन 8 प्लैनेट्स को साइज के क्रम में अरेंज करेंगे तो एक डायरेक्ट सिंपल है, साइज के क्रम में इसको अरेंज करेंगे, वो भी कैसा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात घटते क्रम में। घटते क्रम बोले तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट्स होगा उसको पहले लेंगे, फिर उससे छोटा, इस क्रम में अगर अरेंज करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा जो प्लैनेट्स है वो जुपिटर है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट्स कौन है, जुपिटर है। तो अगर इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा जुपिटर। फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा, सेकेंड पे सैटर्न, थर्ड पे यूरेनस, फोर्थ पे नेपच्यून। अर्थात ये जो लास्ट वाला आपको अगर आप डिस्टेंस के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो लास्ट वाला जो फोर्थ प्लैनेट्स है इसी फोर्थ प्लैनेट को उठा के शुरुआत में कर देना, स्टार्ट में कर देना, और यही स्टार्टिंग वाला जो हो जाएगा ये साइज में फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। फिफ्थ पे हमारा अर्थ आ जाएगा, सिक्स्थ पे वेनस, सातवें नंबर पे मार्स और आठवें पे हमारा मरकरी आ जाएगा। तो चलिए हम लिख के दिखा देते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, जुपिटर, यह एज अ साइज लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जुपिटर। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न है, थर्ड हमारा यूरेनस है, फोर्थ हमारा नेपच्यून है, फिफ्थ हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, सिक्स्थ पे हमारा आ गया वेनस और सेवन्थ पे मार्स और 8 नंबर पे हमारा है मरकरी। आपको याद होगा कि जब आप बचपन में स्कूलों में प्रे लाइन में लगते थे, प्रार्थना लाइन में, तो जो सबसे आगे हुआ करता था, जो स्टूडेंट सबसे आगे हुआ करता था वो क्या होता था, सबसे छोटा होता था, क्योंकि लाइन में सबसे छोटा को सबसे आगे रखा जाता था। तो सबसे आगे सूर्य के क्रम में जब अरेंज करेंगे दूरी के क्रम में तो सबसे आगे कौन आएगा, मरकरी आएगा। तो ये सबसे आगे है तो मतलब ये सबसे छोटा, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है, जुपिटर। सेकेंड सैटर्न, थर्ड पे यूरेनस, फोर्थ पे नेपच्यून, फिफ्थ पर अर्थ हमारा है, सिक्स्थ पर वेनस और सातवें नंबर पर मार्स और सबसे लास्ट जो है वो है हमारा मरकरी। क्लियर है। तो ये 8 प्लैनेट्स को साइंटिस्ट ने इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट में डिवाइड किया और इन 8 प्लैनेट्स को हमने डिस्टेंस के फॉर्म में भी अरेंज किया और साइज के फॉर्म में भी अरेंज करके दिखा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिर इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इनको आप क्या करेंगे, सारे प्लैनेट्स के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, वो भी बेसिक जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। पहले आप जान लीजिए कि रिवॉल्यूशन पीरियड क्या होता है। रिवॉल्यूशन पीरियड जिसको हिंदी में कहते हैं परिक्रमा काल। रिवॉल्यूशन पीरियड क्या होता है, रिवॉल्यूशन पीरियड क्या होता है, जब हमारा प्लैनेट जो है, हम सभी जानते हैं कि प्लैनेट्स हमारा जो है सन के अराउंड क्या है, मूव करते रहता है। सन सारा प्लैनेट्स सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते रहता है। तो प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड जो मूव करता है तो एक पूरा चक्कर लगाने, एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने में हर एक प्लैनेट्स को जितना टाइम लगता है, हर एक प्लैनेट्स को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वही टाइम क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन पीरियड कहलाता है, अर्थात परिक्रमा काल कहलाता है। और एक होता है रोटेशन पीरियड। रोटेशन पीरियड क्या होता है, हर एक प्लैनेट के पास क्या होता है, अपना एक एक्सिस होता है और हर एक प्लैनेट्स सन के अराउंड तो मूव करता ही है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी मूव करता है। फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा सन है, मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, तो ये ऐसे पूरा चक्कर ऐसे करके सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो जितना टाइम लगेगा वो उसका होगा रिवॉल्यूशन पीरियड। लेकिन साथ ही ये जो प्लैनेट्स है ये अपने एक्सिस पर भी, इसका एक एक्सिस होता है ऐसे एक इमेजिनरी लाइन होता है, ये अपने एक्सिस पर भी ऐसे गोल मोटो मान लीजिए ऐसे अपने एक्सिस पर ऐसे मूव करता है। तो अपने एक्सिस पर जो पूरा चक्कर लगाता है हर एक प्लैनेट के द्वारा जितना टाइम लगता है पूरा चक्कर लगाना, वही हो जाएगा रोटेशन पीरियड। तो रिवॉल्यूशन पीरियड सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में लगा टाइम, रिवॉल्यूशन पीरियड। और रोटेशन पीरियड क्या हो गया, यह अपने एक्सिस पर
अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा टाइम जो है ये हो जाएगा रोटेशन पीरियड। क्लियर है। फिर हम एक और कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जान लेते हैं, सैटेलाइट क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे। सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उपग्रह। अब कुछ ऐसे सैटेलाइट क्या, कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज मिल जाएंगे जो सेम जिस तरह हमारा प्लैनेट जो है सन के राउंड मूव करता है, जिस वे में हमारा प्लैनेट सन के राउंड मूव करता है, उसी सेम वे में कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी मिल जाएंगे वो प्लैनेट्स के भी चारों ओर मूव करता है। जैसे प्लैनेट्स सन के चारों ओर मूव करता है, उसी तरह कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज है वो प्लैनेट्स के ही चारों ओर मूव करता है। तो उस तरह के सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और सैटेलाइट की बात करें तो हर एक प्लैनेट्स के पास कुछ ना कुछ सैटेलाइट हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट्स के चारों ओर क्या करता है, मूव करता है सैटेलाइट। तो इसलिए देखते हैं किसके पास है, कितना है। तो एक लिस्ट आप लोग बना सकते हैं, यहाँ प्लैनेट्स लिख सकते हैं और यहाँ नंबर ऑफ सैटेलाइट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सैटर्न, क्योंकि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। नंबर ऑफ सैटेलाइट सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा कितना, 82। इसके बाद हमारा हो जाएगा जुपिटर, सेकेंड नंबर पे जुपिटर, इसके पास सैटेलाइट का संख्या है 79। फिर है हमारा यूरेनस, इसके पास कितना है, 27। फिर हमारा नेपच्यून, इसके पास कितना है, इसके पास है 14। फिर है हमारा अर्थ, इसके पास आपको पता ही होगा 1 सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। इसके बाद हमारा है मार्स, जिसके पास 2 सैटेलाइट है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। क्लियर। फिर हमारा जो 2 बचा है वेनस और मरकरी, इन दोनों के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। इसके पास भी 0 सैटेलाइट है, इसके पास भी 0 सैटेलाइट, इन दोनों के पास सैटेलाइट एक भी सैटेलाइट है। तो ये थी सैटेलाइट की पूरी लिस्ट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आगे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। चलिए अब धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स के बारे में जानते जाते हैं। पहला नंबर पे हमारा है मरकरी। मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है सन के सबसे नज़दीक, यानी सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। मरकरी क्या है, यह सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे नज़दीकी ग्रह है, और साथ ही साथ यह सबसे छोटा ग्रह भी है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, और साथ लाइटेस्ट प्लैनेट भी है, मतलब हल्का ग्रह भी है। तो मरकरी क्या है, सन का सबसे नज़दीकी ग्रह है, बोले तो क्लोजेस्ट प्लैनेट है, साथ ही साथ सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह और सबसे हल्का ग्रह भी है, लाइटेस्ट प्लैनेट भी है। और मरकरी की हम रिवोल्यूशन पीरियड की बात करें, हमने बताया रिवोल्यूशन पीरियड के बारे में पीछे ही कि क्या है, सन के एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, तो मरकरी को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, अर्थात रिवोल्यूशन पीरियड 88 डेज। और ये 88 डेज जो 88 दिन जो है ये सबसे मिनिमम है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट, यानी अन्य ग्रह की तुलना में सबसे कम समय लगता है मरकरी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, सबसे कम समय लगता है, सबसे मिनिमम है अन्य ग्रह की तुलना में 88 डेज। और इसका रोटेशन पीरियड अर्थात अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने दिन में लगाता है, 59 डेज में। ठीक है। तो मरकरी सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है और सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट, साथ ही साथ लाइटेस्ट प्लैनेट है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड 88 डेज है, जो सबसे मिनिमम है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट, और इसका रोटेशन पीरियड 59 डेज है। ये थी मरकरी की बात। अब हम आगे जाते हैं वेनस। वेनस की बात करें तो वेनस जो है यह पृथ्वी का, हमारे अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। कौन? वेनस। किसका? अर्थ का, सन, अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट। मरकरी तो सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सन के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह, लेकिन वेनस जो है यह हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है, साथ ही साथ सोलर सिस्टम का जो यह सबसे चमकीला, ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला ग्रह भी है, साथ ही साथ सबसे हॉट प्लैनेट भी है, यानी गर्म ग्रह। तो वेनस जो है यह हमारी अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, साथ ही साथ सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी वेनस ही है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें वेनस की, तो वेनस का रिवोल्यूशन पीरियड जो होता है, इसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है 255 डेज और रोटेशन पीरियड जो होता है 243 डेज।
ये समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। रिवोल्यूशन पीरियड क्या होता है, रोटेशन पीरियड हमने बता दिया। रिवोल्यूशन पीरियड सन के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा टाइम, और रोटेशन पीरियड अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगा टाइम, ठीक है। और वेनस की बात करें तो वेनस का जो मूविंग डायरेक्शन है, अर्थात इसका सन के अराउंड मूव करने का जो दिशा है यह है ईस्ट टू वेस्ट, अर्थात क्लॉकवाइज, अर्थात ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में यह मूव करता है, अर्थात क्लॉकवाइज। 8 प्लैनेट्स में से पहले बता दें कि 8 प्लैनेट जो है, टोटल 8 प्लैनेट में से 2 ऐसे प्लैनेट, एक वेनस और एक यूरेनस, जिसका मूविंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अर्थात ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। बाकी जितने भी रेस्ट प्लैनेट है वो सब का सब वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, अर्थात इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मूविंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, ईस्ट टू वेस्ट। और वेनस जो है हमारी पृथ्वी के व्यास, आकार और घनत्व सब में पृथ्वी के समान है। वेनस जो है यह डेंसिटी साइज और डायमीटर अर्थात घनत्व, व्यास और आकार सब में हमारे पृथ्वी के इक्वल है। इसी कारण से वेनस को हमारी पृथ्वी का ट्विन सिस्टर कहते हैं, अर्थात जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर, अर्थात जुड़वा बहन भी कहा जाता है। साथ ही साथ वेनस को पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। वेनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये सारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप इसको अपने माइंड में रखेंगे। वेनस को पृथ्वी का ट्विन सिस्टर अर्थात जुड़वा बहन, पृथ्वी का भगनी ग्रह, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अर्थ प्लैनेट है इसको कवर करेंगे हम सबसे लास्ट में, क्योंकि उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। इससे पहले हम जितने भी प्लैनेट्स हैं छोटे छोटे, उसके बारे में थोड़ा सा फटाफट कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद हमारा है मार्स। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कुछ ऐसे प्रूफ साइंटिस्ट के सामने आए हैं पिछले दिनों, हालिया सालों में, कि साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया ये कहने पर कि मार्स पर जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है। और ये कहने के बाद सभी देशों की जो स्पेस एजेंसी है वो अपना दिमाग दौड़ाने लगा मार्स पर जीवन को बनाने के लिए, और सभी इस पर दिमाग लगाने लगा। इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मार्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मार्स की बात करें तो इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स को। क्यों रेड प्लैनेट कहा जाता है? इसका कलर रेड होता है और इसलिए रेड प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन रेड क्यों होता है? इसका कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही लाल ग्रह इसको कहा जाता है मार्स को। क्लियर है? अगर हम मार्स के रिवोल्यूशन पीरियड की बात करें तो यह होता है 687 डेज, और रोटेशन पीरियड की बात करें तो यह होता है 24 आवर, बोले तो 1 डे, ठीक है। और हम बता दें कि सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा वॉल्केनो ओलिपस मेसी, और सबसे ऊंचा पर्वत वो है निक्स ओलंपिया। हाईएस्ट माउंटेन जो है निक्स ओलंपिया। ये दोनों का दोनों, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट वॉल्केनो ओलिपस मेसी और हाईएस्ट माउंटेन निक्स ओलंपिया, ये दोनों का दोनों जो है मार्स प्लैनेट पर ही मौजूद है। कहाँ पे? मार्स प्लैनेट पर ही मौजूद है। और हम निक्स ओलंपिया की बात करें, जो हाईएस्ट प्लैनेट है, हाईएस्ट माउंटेन है, यह हमारी माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स अधिक ऊंचा है। 3 टाइम्स अधिक ऊंचा, अर्थात 3 गुना अधिक ऊंचा है निक्स ओलंपिया। आप सोच सकते हैं कितना ऊंचा होगा। जो माउंट एवरेस्ट है, आप जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन 8850 मीटर है, और यह नेपाल देश में स्थित है। उससे 3 गुना अधिक ऊंचा है निक्स ओलंपिया, जो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ओलिपस में से सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, दोनों का दोनों मंगल ग्रह अर्थात बोले तो मार्स प्लैनेट पर ही स्थित है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जो मार्स पर, जैसे हमने बताया कि मार्स पर जीवन संभव है। जैसे ही यह बात पता चली तो सभी देशों के स्पेस एजेंसी ने इस पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजना स्टार्ट कर दिया, अंतरिक्ष यान भेजना स्टार्ट कर दिया। सभी देश इस पर दिमाग लगाने लगे, और सबसे पहले सोवियत संघ ने भेजा, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद चाइना, इस तरह से सब देश ने भेजा। लेकिन सब क्या हुआ? असफल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ। लेकिन हम बता दें आप लोगों को कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान, सफल अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया का पहला देश बना।
सभी उससे पहले कई देशों ने भेजा, लेकिन सब असफल हुए। लेकिन इंडिया जो है यह मार्स प्लैनेट पर सफल स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, दुनिया का पहला देश बन गया। और भारत का जो मंगल मिशन था, भारत का जो मंगल मिशन था, मार्स मिशन था, इसका नाम क्या था? मंगलयान था। इसका नाम क्या था? मंगलयान था। इसी को कहा गया मून, बोले तो मार्स ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन। यही था भारत के मंगल मिशन का नाम, मंगलयान, इसी को कहते हैं मार्स ऑर्बिट मिशन। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2013 ईस्वी को लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और हाँ, ये यहाँ से लॉन्च किया गया। अगर हम इसरो की बात करें, सॉरी एक और बात, इसको जिस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया उस रॉकेट का नाम था PSLV C-25। इस रॉकेट के द्वारा हमारे मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। और यह पहुंचा कब? यह पहुंचा 24 सितंबर 2014 ईस्वी को मार्स के ऑर्बिट में जाकर के पहुंचा। इसरो की बात करें, इसरो इंडिया के स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसकी गठन जो हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसके हेडक्वार्टर जो बंगलुरु में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन है एस सोमनाथ, जो 10वें नंबर के चेयरमैन है। क्लियर है? तो मार्स हमारा खत्म हुआ। अब अगले प्लानेट पर हम चलते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अगला प्लैनेट हमारा है जुपिटर। जुपिटर जो है यह सोलर सिस्टम का एज अ साइज लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, एज अ साइज लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। इसका रिवॉल्यूशन पीरियड होता है 12 ईयर्स और रोटेशन पीरियड होता है ओनली 10 आवर, जो सबसे मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट। अदर प्लैनेट के कंपैरिजन में सबसे मिनिमम होता है जुपिटर का रोटेशन पीरियड 10 आवर। सबसे मिनिमम रिवॉल्यूशन पीरियड किसका था? मरकरी का था, सिर्फ 88 डेज। लेकिन सबसे मिनिमम रोटेशन पीरियड पूछे तो वह जुपिटर का सिर्फ 10 आवर। क्लियर है? और जुपिटर के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड एक उपग्रह है। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है ज्ञानीमीड। और यह कौन सा कलर का है? यह पीले कलर का, बोले तो येलो कलर का ज्ञानीमीड। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। हमारा है सैटर्न। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न जो है यह सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, एज अ साइज सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। और यह हमको आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, सैटर्न पीले तारे के समान। और सैटर्न का जो डेंसिटी है इतना मिनिमम है, इतना मिनिमम है कि आप इसको जल में रख देंगे ये तैरने लगेगा, जल में रखने पे ये तैरने लगेगा सैटर्न। इसका डेंसिटी इतना कम है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट। क्लियर है? इसका रिवॉल्यूशन पीरियड जो है, इसका रिवॉल्यूशन पीरियड 29.5 ईयर्स और रोटेशन पीरियड जो होता है 10.4 आवर होता है। ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे हमारा है यूरेनस। आगे हमारा क्या है? यूरेनस। यूरेनस की बात करें तो यह थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है, एज अ साइज थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। और इसका भी मूविंग डायरेक्शन हमने बताया था, इसका मूविंग डायरेक्शन जो है ईस्ट टू वेस्ट है, अर्थात क्लॉकवाइज है। और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड 84 ईयर्स और रोटेशन पीरियड 17.14 आवर। फिर अगला हमारा है नेपच्यून। नेपच्यून यह सन से सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून, सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है। और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड जो है, इसका रिवॉल्यूशन पीरियड होता है 164 ईयर्स और रोटेशन पीरियड कितना होता है 16.7 आवर। और यह कौन से कलर का है? हरे रंग का यह ग्रह है। यह प्लैनेट कैसा रंग का? हरे रंग का है।
ग्रीन कलर का। क्लियर। अब 7 प्लानेट के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट प्लानेट है अर्थ। दिल थाम के बैठिए, इसके बारे में हम लोग बड़ी ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अर्थ, अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है यह सन का थर्ड क्लोजेस्ट प्लानेट है। अर्थ सन का थर्ड क्लोजेस्ट प्लानेट है और एज अ साइज बात करें तो यह 5th लार्जेस्ट प्लानेट है हमारा अर्थ। और अर्थ जो है यह पोल्स के पास, अर्थ जो है अपने पोल्स के पास जो है फ्लैट है, थोड़ा सा चपटी हुई है। ठीक है। और अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट इज़ नाइदर टू हॉट टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ की बात करें तो हमने बताया कि यह सन का थर्ड क्लोजेस्ट प्लानेट है, थर्ड क्लोजेस्ट प्लानेट है। और एज अ साइज बात करें तो यह 5th लार्जेस्ट प्लानेट है, 5th लार्जेस्ट प्लानेट है एज अ साइज सोलर सिस्टम का। और थर्ड क्लोजेस्ट प्लानेट है सन का। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे ये जो पोल्स, अर्थ का जो ध्रुव है, ये ध्रुव के पास चपटी हुई अर्थात बोले तो फ्लैट है। जैसे आप फिगर से देख सकते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ आकर के थोड़ा सा, फिर ये गया, सॉरी फिगर थोड़ा सा यहाँ आकर के, ये जो इसका ध्रुव है, ये जो ध्रुव है, इसी ध्रुव, ये इसका क्या ध्रुव है, इसको बोलते हैं हम लोग कक्षा तल। इसको क्या बोलते हैं, ये इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, कक्षा तल कहते हैं। इसको कहते हैं कक्षा तल। और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंब। और एक लाइन ऐसे होकर गुजरती है जो लंब के साथ 23.5 डिग्री एंगल बनाता है और ये इधर बनाता है 66.5 डिग्री। और यही जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये जो ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है अर्थ का और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल आप देख रहे होंगे कि जो अर्थ है ये अपने पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल के पास ये थोड़ा सा चपटा हुआ, ऐसे चपटा हुआ, ऐसे गोल आ रहा है, लेकिन ऐसे चपटा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा चपटा हुआ। यही हम कह रहे हैं पोल्स के पास क्या फ्लैट होता है, चपटा हुआ। और बता दें ये कौन सी, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोले तो कर्क रेखा। ये क्या है, ये है हमारा इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बोले तो मकर रेखा। यही है पूरा का पूरा अर्थ का फिगर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अर्थ न ही ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंडा भी है। ठीक है। और अर्थ की बात करें तो यह हमारे सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लानेट, एक अद्भुत ग्रह है, क्योंकि इसके ऊपर ही जीवन संभव है और किसी अन्य प्लानेट के ऊपर अभी तक जीवन संभव नहीं हो पाया है। अर्थ के ऊपर ही सिर्फ जीवन संभव है, इसलिए हमारे प्लानेट का एक, हमारे सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लानेट है। और अर्थ का जो 2/3 हिस्सा, अर्थ के सरफेस का 2/3 हिस्सा जो है यह वाटर के द्वारा कवर्ड है, जिस कारण से यह ब्लू कलर का दिखता है ऊपर से, इसलिए इसको ब्लू प्लानेट भी कहते हैं, बोले तो नीला ग्रह, ब्लू प्लानेट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि 2/3 वाटर से ही ढका हुआ। अर्थ का पूरा अर्थ का जितना भी एरिया है उसमें 71% वाटर ही वाटर है और 29% लैंड है यानी स्थल है। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। फिर अर्थ का हमने बताया था पीछे, अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ के पास एक सैटेलाइट भी है जिसका नाम है मून। ठीक है। और हम बता दें कि अर्थ का रिवॉल्यूशन पीरियड होता है 365 डेज और 6 आवर, ये होता है 365 दिन और 6 घंटा लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में। और पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वही कहलाता है सोलर ईयर, बोले तो सौर वर्ष। अर्थात सौर वर्ष कितना हो गया, 365 दिन 6 घंटा। और रोटेशन पीरियड कितना होता है, 24 आवर, बोले तो 1 डे। ठीक है। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वही उसका क्या है, जो चक्कर लगाता है वही क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है या दैनिक गति। और उसी घूर्णन या दैनिक गति कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। ठीक है। और पृथ्वी का, अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है, सबसे निकटतम तारा, वो सन है।
मात्र 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। और सन के बाद सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सन है और दूसरे नंबर पर नज़दीकी तारा हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो अर्थ के बारे में थोड़ा सा जाने। अर्थ क्या है? अर्थ जो है सन का थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट है, तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। एज अ साइज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये अपने पोल्स के पास फ्लैट है, ये हमने दिखाया फिगर के माध्यम से फ्लैट है। और हमने ये भी बताया कि ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये अर्थ जो है ये 23.5 डिग्री अपने नॉर्थ डायरेक्शन में झुका हुआ है, ये हमने भी बताया। और ये अर्थ जो है ये 2/3 हिस्सा वाटर से कवर है, जिस कारण से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और अर्थ का टोटल एरिया का 71% वाटर ही वाटर है, 29% लैंड है, स्थल है। और अर्थ का सन से डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, मून है। अर्थ को सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट भी कहता है। और अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। साथ ही साथ अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड 365 डेज 6 आवर, जिसको सोलर ईयर कहा जाता है। अर्थ का रोटेशन पीरियड 24 आवर या 1 डे है। और अर्थ को अपनी धुरी पे पूरा चक्कर लगाने चक्कर जो लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति, जिस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात्रि होती है। और अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो सन है, सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार जो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये थी पूरा अर्थ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि अर्थ के पास एक सैटेलाइट भी है जिसका नाम क्या है? मून है। उसके बारे में जानेंगे। उसको जानने से पहले एक थोड़ी सी छोटी सी टॉपिक है, उसको कवर कर लेते हैं। वो क्या है कि हालिया कुछ दिन पहले हमारा सोलर सिस्टम के अंतर्गत कुल 9 ग्रह थी, कुल 9 प्लैनेट थी। उनमें से एक था प्लूटो 9वां प्लैनेट था। लेकिन क्या हुआ, अगस्त 2006 ईस्वी में IAU के प्राग सम्मेलन की एक मीटिंग में IAU के द्वारा प्लूटो को जो है प्लैनेट्स की श्रेणी से बाहर कर दिया और उसको ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि प्लूटो जो था प्लैनेट्स के मापदंड पर खरा नहीं उतर रहा था, जिस कारण से उसको प्लैनेट्स की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसको ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में डाल दिया। यह कब की घटना? अगस्त 2006 ईस्वी की घटना है। अगस्त 2006 ईस्वी की घटना है। और यह कहाँ हुआ था? प्राग सम्मेलन। प्राग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ हुआ था। IAU की बात आई तो IAU क्या, यूनिवर्स में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी, जितनी भी प्लैनेट, चाहे जितनी भी सैटेलाइट है, सब जो भी नया नया चीज़ अनुसंधान खोज होता है उसकी मान्यता IAU के द्वारा ही दिया जाता है। IAU क्या? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसका गठन 28 जुलाई 1919 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इसके मेंबर 85 देश है। इसके वर्तमान में चेयरमैन है डेब्रा मेलोय एल्मीग्रीन डेब्रा मेलोय एल्मीग्रीन, ठीक है। और हाँ, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम डायरेक्ट चलेंगे, हमारा जो टॉपिक है मून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मून के बारे में जान ले। मून जो है हमारे पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। और मून का जो डायमीटर है हमारे पृथ्वी का डायमीटर का 1/4 है। पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है मून का डायमीटर। क्लियर है? 1/4 बोले तो पृथ्वी का जितना व्यास है उसका 1/4 है। सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मून की। तो मून जो है यह आकार में बड़ा दिखता है, क्योंकि हमारे प्लैनेट, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी से जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है उसके कंपैरिजन में ये सबसे नज़दीक स्थित है चंद्रमा, जिस कारण से हमें आकार में बड़ा दिखाई देता है। अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक स्थित है, जिस कारण से हमें आकार में बहुत बड़ा दिखता है। और चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है चंद्रमा। और चंद्रमा जो है जिस तरह सभी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। और
पृथ्वी के पूरा चक्कर लगाने में बोले तो रिवोल्यूशन पीरियड इसका कितना है 27 डेज, और एग्जैक्टली सेम इतने ही डेज में इसका रोटेशन पीरियड भी है, सेम इतना ही डेज में ये अपने धुरी अपने अक्ष पर भी पूरा चक्कर लगाता है। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या है, परिणाम स्वरूप जो है इस कारण से चंद्रमा का हमें एक साइड ही पृथ्वी पर से दिखाई देता है, एक साइड ही विजिबल है, सिर्फ एक साइड बोले तो मात्र 57% ही चंद्रमा का दिखाई देता है पृथ्वी पर से, अन्य साइड ढका हुआ। इसका कारण है इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड सेम होने के कारण। क्लियर है। चंद्रमा का डायमीटर 1/4 हमारे अर्थ का, और चंद्रमा हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड 27 डे, रोटेशन पीरियड भी 27 डे, जिस कारण से इसका वन साइड दिखाई देता है, और यह मात्र 57% इसका विजिबल है हिस्सा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अमेरिका के निवासी नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। कब रखा था? 20 जुलाई, ये डेट माइंड कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर कदम रखने वाला, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के निवासी है। क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक ही समझ लीजिए। हमने जो सोलर सिस्टम का डिफिनेशन लिखाया था उसमें हमने जितने भी मेंबर थे, चाहे सन हो या 8 प्लैनेट्स हो या सैटेलाइट हो या सैटेलाइट, इन सब को कवर कर दिया। अब हमारा जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इसके अंतर्गत जो हमने सेलेस्टियल बॉडीज के अंतर्गत जो एस्ट्रॉइड्स, जो मेटेरॉइड्स और कोमेट की चर्चा की थी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या है? जिस तरह स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट सन के राउंड मूव करते रहता है, उसी तरह एस्ट्रॉइड्स छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। जिस तरह हमने बताया कि जिस तरह ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरह अन्य छोटे छोटे पिंड जो है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद, वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। उसी छोटे छोटे पिंड को क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड कहा जाता है, बोले तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के मध्य में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, वहां आपको मिल जाएंगे। तो क्षुद्र ग्रह क्लियर है। एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स क्या है? मेट्रॉइड जो है द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ये चट्टाने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो लाखों करोड़ों मात्रा में हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, और ये सन के अराउंड मूव करते रहता है। तो इसी लाखों टुकड़ों जो है चट्टान का, इसी को हम लोग कहते हैं मेट्रॉइड्स, बोले तो उल्कापिंड। चट्टान के टुकड़े होते हैं उल्कापिंड, और कहा जाता है कि उल्कापिंड जो है क्षुद्र ग्रह के ही टुकड़े होते हैं। साथ ही साथ जो कॉमेट, धूमकेतु है, उसके द्वारा जो पीछे धूल कण छोड़ दिए जाते हैं, उसी का संग्रह है हमारा उल्कापिंड। और आपने सुना होगा कि जब उल्कापिंड कभी कभी क्या होता है, टकराने के बाद क्या होता है, कभी कभी नीचे धरती पर भी आ जाता है, पत्थर जो है वो चट्टाने धरती पर आ जाता है, लेकिन उसको जो वायुमंडल मिलता है वहाँ उसको ज़्यादा हीट मिलता है, जिस कारण से वो क्या होता है, वहीं आग लग जाता है, वहीं क्या होता है, वो जल के प्रकाशमय हो जाता है। तब नीचे से पृथ्वी पर दिखाई देता है कि आकाश में कुछ आज चमत्कार हुआ है। लेकिन जब वायुमंडल उसको रोकने में असक्षम हो जाता है, तो कभी कभी वो आकर के नीचे भी गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, जिस कारण से क्या होता है, पृथ्वी पर बड़ा से बड़ा गर्त बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है लोनार झील, महाराष्ट्र का लोनार झील जो है इसी का एग्जाम्पल है, वो उल्कापिंड के गिरने से ही हुआ है। क्लियर है? तो मेट्रॉइड्स भी क्लियर है। अब हमारा कोमेट, कोमेट क्या? धूमकेतु। कोमेट जो है हमारे सोलर सिस्टम के छोर पर विलियन मात्रा में, अरबों मात्रा में आपको छोटे टुकड़े पिंड मिल जाएंगे, जो सूर्य सन के ही अराउंड मूव करते रहता है। और ये क्या होता है? धूल कण, गैस के कण के धूल के कण का संग्रह होता है। इसे ही क्या कहते हैं? कोमेट्स कहते हैं, धूमकेतु, या इसी को पुच्छल तारे भी कहा जाता है। तो एस्ट्रॉइड समझ गए, मेट्रॉइड समझ गए और कोमेट समझ गए। तो ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो चलिए आज का जो पूरा का पूरा चैप्टर था आपका, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, वो पूरा का पूरा आज कंप्लीट हो गया। हमने बताया था 2 पार्ट में कवर करेंगे, दोनों पार्ट में हमने इसको फर्स्ट वीडियो और आज सेकेंड वीडियो में हमने इसको पूरा ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, संपूर्ण चैप्टर को। और हमने
बारीकी से, इतनी बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझाया है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दाग सकते हैं। और हमने बताया था कि आप इस क्लास का अगर नोट्स चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पर एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सअप पे, उसका व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इस क्लास का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमने बताया जितनी भी कमियां नज़र आ रही हैं हमारे वीडियो में, हमारे जितने भी कंटेंट में, या हमारे अंदर कोई कमी है, हम और अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं। तो जो भी कमियां नज़र आ रही है वो सारी की सारी कमियां आप कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा कीजिएगा। हमने थोड़ा सा इस पर कार्य किया है, पिछले कमेंट में जो भी कमियां आई थी उस पर थोड़ा सा वर्क किया, और थोड़ा सा हमारे हिसाब से लगता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। और अगर सेशन अच्छी लगी तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकांश बच्चों को लाभ मिल सके। और चलिए अब अगला क्लास जो आएगा हमारा सेकेंड चैप्टर आएगा। सेकेंड चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, उसी को लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस और हमने ये जो चैप्टर कंप्लीट किया, इस चैप्टर को आप जब अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से जितने भी कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखने के बाद जब आप इस चैप्टर का सवाल बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, तो एक भी अगर सवाल छूट जाएगा तब आप हमसे शिकायत कीजिएगा, तब हमारे ऊपर कोई कंप्लेन कीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर सेशन अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।